तो ये जो हमारी ये क्लास है एम्स मेडिकल सोशल वर्क, साथ ही साथ यूजीसी नेट सोशल वर्क की बात कर रहे हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर, जहाँ थ्योरी की बात हो रही है। अब यूजीसी में भी थ्योरी को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, मेडिकल सोशल वर्क में भी थ्योरी को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने कल की क्लास में मनोसामाजिक विकास के सिद्धांतों पर बात किया था, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत पर भी बात किया था मैंने आप लोगों से, और एक जनरल सिस्टम थ्योरी होती है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उस पर भी मैंने आप लोगों से चर्चा किया था कल की क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा ये टॉपिक होगा ये बेसिकली बचा है कुछ साइको सोशल एक थ्योरी आती है जहाँ पर भूमिका हमें देखने को मिलती है, या साइको सेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है इसी को, वो सिगमंड फ्रायड की आती है, उस पर चर्चा करेंगे। कल मैंने आप लोगों को जब लास्ट की जो मेरी क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था सिगमंड फ्रायड के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया था इरेक्शन के बारे में 3R को लेकर, और आप लोगों ने समझ भी गए होंगे 3R क्या चीज़ होती हैं। और उनमें कुछ इम्पोर्टेंट किताब लिखी है, जैसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। एक किताब थी ये एरिक इरेक्शन की, आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस करके, जिसकी किताब आई थी 1968 में। तो ये भी किताब इम्पोर्टेंट है, IMP करिएगा। और ये सारी किताब जो है एरिक इरेक्शन की है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी एक बुक आई थी 1950 में, ये भी आप लोगों की किताब इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, और आइडेंटिटी एंड लाइफ साइकिल इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप ध्यान रखना चाहें तो ध्यान रख सकते हैं कि 1959 में आई थी। द लाइफ साइकिल कंप्लीटेड की एक किताब आई थी 1982 में, और टॉय एंड रीजंस करके किताब एक आई थी 1977 में। तो इस 5 बुकों में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो ये पहला और ये दूसरा, ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी जो है इसी पर आधारित था, उसका मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, क्योंकि उसमें 2 पक्ष देखने को मिलते हैं, है ना, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो वहाँ पर एक संकट आता है, उसको हम लोग डेवलपमेंटल क्राइसिस बोलते हैं। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि आइडेंटिटी एंड यूथ एंड क्राइसिस की जो किताब है ये किसकी किताब है ना? तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 1968 में आई थी। आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे मनोदैहिक सिद्धांत। देखिए, बेसिकली अगर हम जब बात करें मनोगत्यात्मक चिकित्सा को लेकर, है ना, तो इसमें कई विद्वानों की एक अहम भूमिका हमें देखने को मिली है। बट यहाँ आप लोगों से मैं अगर बात करूँ, मन के गत्यात्मक पक्षों की जब विवेचना होती है तो वहाँ पे फ्रायड ने मन के गत्यात्मक पहलुओं का वर्णन किया था। और आप जानते हैं कि सिगमंड फ्रायड के जो है गत्यात्मक 3 पक्ष होते हैं, जैसे कि आपको मालूम है, एक ईद है, एक ईगो है, और एक सुपर ईगो है। ठीक है, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। वहीं से ये चीज़ें जो है देखने को हमें मिली है, एक प्रकार से मनोचिकित्सकीय आप कह लीजिए, या मनोगत्यात्मक चिकित्सा आप लोग कह लीजिए। अब मनोगत्यात्मक चिकित्सा होता क्या है, ये बेसिकली ऐसे मनोवैज्ञानिक उपचार से रिलेट करता है जिसमें व्यक्ति या रोगी के व्यक्तित्व गतिकीय पर मनोविश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य पर बल देता है। मैं फिर से आप लोगों को रिपीट करना चाहूँगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी की सारी। जब आपसे पूछा जाए कि मनोगत्यात्मक का मतलब क्या होता है, या आपसे पूछा जाए कि मनोदैहिक का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है साइकोडायनेमिक का, तो आप बताइएगा कि यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक उपचार है, यह एक प्रकार का ट्रीटमेंट है साइकोडायनेमिक। यह जिसमें व्यक्ति हो यानी या रोगी, या मैं सेवार्थी की बात करूं या रोगी के, तो वहाँ पे उसके व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी की जो गति होती है उस पर मनोविश्लेषणात्मक पॉइंट ऑफ व्यू या उसका परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण पर बल देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट को भी यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया था थोड़ा सा। ठीक है, अब ये अगर हम बात करें तो ये बेसिकली इसका उद्देश्य क्या होता है, ये करने का क्या उद्देश्य हो सकता है। तो मनोगत्यात्मक सामान्य उद्देश्य जो होता है इसका, कि रोगी के संवेगात्मक समस्याएं और मानसिक समस्याओं को दूर करके उसमें सामर्थ्य, आत्मबोध, पर्याप्त परिपक्वता
इत्यादि चीज़ें हमें देखने को मिलती है, उनको विकसित करता है ये। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आप सिंपल शब्दों में आप ये कह लीजिए कि मनोगत्यात्मक जो है वो मनोचिकित्सा के कुछ ऐसे विशिष्ट और सार्थक उद्देश्य होते हैं जो सेवार्थी को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रुप डायनेमिक करके। ग्रुप डायनेमिक की जब बात आती है तो वो बेसिकली ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, समूह को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे कर्ट लेविन का नाम आता है। लेकिन जो साइकोडायनेमिक की बात आती है वो बेसिकली केस वर्क में देखने को ज़्यादातर मिलता है हमें सोशल वर्क करते समय। तो वहाँ पर उसकी समस्याओं को दूर करता है, उसे आत्मबोध यानी स्वावलंबी बनाने का प्रयास करता है और पर्याप्त परिपक्वता की ओर उसे अग्रसर करता है। तो ये दो चीज़ें हैं, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा कि कर्ट लेविन का नाम ग्रुप डायनेमिक में आएगा और जब कभी साइको डायनेमिक की बात करेगा तो वो केस वर्क में आता है ना। तो समूह का निर्माण हो या नियोजन हो या कोई बैठक हो या कोई एक्टिविटी हो जहाँ पे समूह का समापन के रूप में देखने को मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं ग्रुप डायनेमिक को रिप्रेजेंट करता है। और जब सेवार्थी की बारे में बात हो इंडिविजुअल, तो आप समझ जाइएगा साइको डायनेमिक की बात हो रही है। जब किसी केस वर्क की लेकर पर्पस से बात हो रही हो तब ऐसी कंडीशन पर आप लोग समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो साइको डायनेमिक का सिद्धांत है उसका मनोविश्लेषणात्मक का संस्थापक के रूप में सिगमंड फ्रायड को जाना जाता है और इन्होंने ही इसको पेश किया है। जी क्या कह रहे हैं आप? ज्वाइनिंग का मैसेज है। ओके ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि सिगमंड फ्रायड का नाम हमें देखने को मिलता है और इस सिद्धांत को इन्होंने ही स्थापित किया है। मैं अभी आप लोगों को इससे संबंधित कुछ प्रश्न भेजूंगा, कुल टोटल 40 प्रश्न होंगे, ठीक है। केवल आप एक बार देख लीजिए 40 प्रश्न को, कौन कौन से प्रश्न आए हैं। इस क्लास को समाप्त होने के बाद मैं आपको भेजूंगा, बट उसके आंसर वहाँ पे मिलेंगे नहीं, मैं आपको जब करवाऊंगा तो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, आपको देखने के लिए दे रहा हूँ क्योंकि टोटली जो प्रश्न है वो साइको डायनेमिक सिद्धांत से ही है, 40 प्रश्न है। तो इस सिद्धांत पर, इस विचार पर स्थापित किया गया और मनुष्य जैविक रूप से संतुष्टि प्राप्त करने के लिए प्रेरित है। अब सिद्धांत में कहा गया है कि लोग बचपन के अनुभव में उत्पत्ति के साथ सचेत जागरूकता के बाहर विकसित प्रक्रियाओं के आधार पर ऐसा करते हैं और यह ड्राइव रोजमर्रा के व्यवहार को प्रभावित करता है, जिससे आक्रामक, लिंग या सेक्स और आत्मसंरक्षण जैसे कार्य भी देखने को मिलते हैं। अब आप समझिए यहाँ पर इस चिकित्सा में व्यवहार, इस अगर हम बात करें सिद्धांत में, मनोदैहिक सिद्धांत में, तो इसमें व्यवहार की चिकित्सा की पद्धति भी लागू होगी, ठीक है। क्योंकि व्यवहार चिकित्सा पद्धति कहती है कि नैदानिक मनोचिकित्सा का जिक्र होना चाहिए और व्यवहार से व्युत्पन्न तकनीकी का उपयोग करना चाहिए और सीखे गए व्यवहार और पर्यावरण उन व्यवहारों को कैसे प्रभावित कर रहा है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं व्यवहार चिकित्सा की जो पद्धति है वो साइको डायनेमिक में लागू होती है, एक बात ये ध्यान रखिएगा। और जब मनोरोगी की जो भावनात्मक समस्याएं हैं या मानसिक जो समस्याएं हैं, जैसे तनाव, उलझन है, तो उसको दूर करके उसमें सामर्थ्य, आत्मबोध, पर्याप्त परिपक्वता आदि जैसी क्रियाएं जो होती हैं या आदि जैसी एक्टिविटी जो होती है उसको विकसित करता है और उसके व्यवहारों में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बताऊं तो मनोचिकित्सक के द्वारा किसी मानसिक रोगी के साथ संबंध पूर्वक बातचीत और सलाह मनोचिकित्सा या मन चिकित्सा का एक परिभाषा बन जाती है, एक परिभाषा बन जाती है जब मानसिक रोगी के साथ संबंध पूर्वक बातचीत या सलाह की बात होती है, तो वह साइकोथेरेपी बन जाती है और साइकोथेरेपी के माध्यम से आप साइको डायनेमिक प्रक्रिया को संचालित कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे सेवार्थी को स्वावलंबी बनाने की बात जो होती है वो साइको डायनेमिक में होता है और साइको डायनेमिक जो दिया गया है वो सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। इसमें सेवार्थी को जागरूक भी किया जाता है और उसे स्वतंत्र बनाने का प्रयास किया जाता है इसमें, ठीक है। अब अगर हम बात करें, सिगमंड फ्रायड ने सन 1890 और 1930 के बीच का इनका दशक रहा है और सिद्धांतों का एक
संग्रह विकसित किया जिसमें मनोविज्ञान के लिए मनोदैहिक दृष्टिकोण का आधार बनाया। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कार्यकाल बेसिकली 1890 और 1930 के बीच में इनका रहा है। साइकोडायनेमिक सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, ये बात मैंने आपको भी बताया है। और सिगमंड फ्रायड ने 1856 और 1939 और उसके बाद उनके कुछ अनुयायियों ने मानव व्यवहार की उत्पत्ति को समझाने के लिए आवेदन किया। मतलब 1856 और 1939 के बीच में सिगमंड फ्रायड का कार्यकाल रहा साइकोडायनेमिक में, और उसके बाद जो उनके सहयोगी थे उन्होंने साइकोडायनेमिक सिद्धांत को आगे बढ़ाया, और उसमें भी उन लोगों ने मानव व्यवहार के बारे में बताया, चाहे वो भावनात्मक समस्याओं को लेकर रिप्रेजेंट हो, चाहे वह मानसिक समस्याओं को लेकर रिप्रेजेंट हो। तो उसकी चीज़ें बाद में उनके जो सहयोगी थे उन लोगों ने इम्प्रूव किया, आगे बढ़ाया उसको। साइकोडायनेमिक दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान के सभी सिद्धांत इसमें शामिल किए गए हैं। जो व्यक्ति के भीतर, यानी यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि एक व्यक्ति हो या कोई रोगी हो, तो ये बेसिकली केस वर्क पर ही काम करता है। तो व्यक्ति के भीतर ड्राइव और बलों की बातचीत के आधार पर मानव कामकाज को देखते हैं, और विशेष रूप से बेहोश और व्यक्तित्व के विभिन्न संरचनाओं के बारे में भी चर्चा होती है। और इसके मनोविश्लेषणात्मक मूल मनोदैहिक सिद्धांत जो था, लेकिन पूरे के रूप में मनोदैहिक दृष्टिकोण में सभी सिद्धांत भी शामिल किए गए, तो उनके विचारों पर आधारित था। जैसे कार्ल जुंग का भी पर्सनालिटी का सिद्धांत है, तो वहाँ पर भी कार्ल जुंग ने भी अपनी भूमिका निभाया है साइकोडायनेमिक सिद्धांत में। ठीक है, मेलानी क्लेन की बात अगर हम करें तो 1921 में भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाया। फिर अल्फ्रेड एडलर ने भी 1937 में भी इनकी भूमिका निभाया। उनकी बेटी थी अन्ना फ्रायड, जिन्होंने अहम साइकोलॉजी दिया, उसको भी अपनी साइकोडायनेमिक के सिद्धांत में अहम भूमिका निभाई। मनोसामाजिक विकास के अगर हम सिद्धांत की बात करें तो इनकी भी भूमिका एरिक एरिक्सन ने भी 1950 में निभाई थी, जैसे कि मैंने अभी एक किताब बताया था, उन्हीं किताब के माध्यम से। तो जब कभी किसी व्यक्ति का नाम आए पर्सनालिटी को लेकर, तो आप उनको बेसिकली यहाँ पे आप कार्ल जुंग का जानते ही हैं, एरिक एरिक्सन को भी जानते हैं, अल्फ्रेड एडलर को भी जानते होंगे, अन्ना फ्रायड के बारे में। मेलानी क्लेन एक नया नाम है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये भी साइकोडायनेमिक के सिद्धांत में अपनी भूमिका निभाया है। बट अगर हम बात करें इसके संस्थापक के रूप में तो सिगमंड फ्रायड का ही नाम आएगा। ठीक है, किसका नाम आएगा? सिगमंड फ्रायड का ही नाम आएगा। अब देखिए, सिगमंड फ्रायड बेसिकली अगर हम बात करें तो ये यहूदी परिवार से थे, तांत्रिका वैज्ञानिक थे ये, और मनोविश्लेषणात्मक के ये संस्थापक भी है। इनकी एक बहुत ज़्यादा फेमस एक किताब रही जो पेपर में पूछी जाती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स करके आती है। उनकी किताब का अगर कोई नाम है तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पेपर में पूछा जाता है। कुछ इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे एग्ज़ाम में अगर हम बात करें तो एक शब्द आता है स्वमोह करके। अब ऐसे स्वमोह लिखा होता है तो उस स्वमोह का जो अर्थ पूछ लेता है कि पेपर में, कि बताइए स्वमोह का अर्थ क्या होता है। बेसिकली कहीं कहीं आपको नॉर्सिज्म एक शब्द आता है जो स्वमोह को ही रिप्रेजेंट करता है ना, नॉर्सिज्म। तो ये दोनों बात एक ही है, क्लियर है। और जो नॉर्सिज्म होता है ना, वो शैशवावस्था में बालक अपने रूप पर जब मोहित हो जाता है, या आप ये कह लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर स्वयं से प्रेम करने लगता है, उसे नॉर्सिज्म कहा गया या स्वमोह कहा गया उसे। तो इसमें आत्मा प्रेम की भावना को सिगमंड फ्रायड ने, किसकी? आत्मा स्नेह की भावना को फ्रायड ने स्वमोह बोल दिया था, और ये किशोरावस्था में ज़्यादा होता है। ये बात भी सिगमंड फ्रायड ने ही कहा है, ये बात भी सिगमंड फ्रायड ने ही कहा है। तो कहीं ना कहीं मैं अगर किशोरावस्था की बात कर रहा हूँ या आत्म प्रेम की भावना की बात कर रहा हूँ, तो वो किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी ग्रुप वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो साइकोडायनेमिक सिद्धांत मूल रूप से फ्रायड का है, एक्सटर्नल लिंक के द्वारा बनाए गए व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है ये, या वर्षों में काफ़ी विकसित हुआ और कई सिद्धांतकारों ने इसमें अपना योगदान भी निभाया, जैसे कि आपने ऊपर अभी देखा है। फ्रायड का मानना था कि मानव व्यवहार को किसी व्यक्ति की सचेत जागरूकता के बाहर और उसके बचपन के अनुभवों के आधार पर अंतःस्रावी प्रक्रियाओं और पारस्परिक पैटर्न के द्वारा समझाया जा सकता है। यही बेसिकली साइकोडायनेमिक का पार्ट बन जाता है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद कहता है कि साइकोडायनेमिक सिद्धांत की एक सामान्य परिभाषा यह है कि किसी व्यक्ति की जागरूकता के बाहर बल यह बताते हैं कि वे एक निश्चित तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं, है ना?
तो मानसिक शक्ति जिसके द्वारा मनुष्य की सब प्रकार की प्रक्रियाएं जब संचालित होती हैं तो कहीं ना कहीं साइकोडायनेमिक के सिद्धांत आता है। जहाँ व्यक्ति के अनुभव को बताया जाता है वो कहीं ना कहीं साइकोडायनेमिक आता है। ठीक है, अगर प्रवृत्ति का भी दमन हो रहा है, ठीक है, व्यक्ति को समायोजित हो रहा है, तो भी साइकोडायनेमिक का ही सिद्धांत बताता है ये, है ना। जब स्कूल समायोजित होता है तो उसके लिए साइकोडायनेमिक के माध्यम से उसे समाज के मुख्य धारा से हम लोग उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए इसकी थ्योरी की कुछ मान्यताएं हैं, इससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। सभी व्यवहार एक अंतर्निहित कारण होते हैं, ये साइकोडायनेमिक थ्योरी के बारे में बताता है। ये कुछ प्रमुख धारणाएं हैं उसकी। ठीक है, तो सभी व्यवहार जो होंगे वो एक अंतर्निहित कारण को बताता है और किसी व्यक्ति के व्यवहार के कारण उसके अचेतन में उत्पन्न होते हैं। देखिए अब ये भी चीज़ें ध्यान रखिएगा, जो साइकोडायनेमिक थ्योरी है वो अगर व्यक्ति के व्यवहार में पूछे कौन से मन में वो जो बेसिकली उत्पन्न होता है, तो आप ध्यान रखिएगा अचेतन मन में उत्पन्न होता है। तो एक व्यक्ति के अचेतन संघर्ष के विभिन्न पहलुओं को एक दूसरे के खिलाफ है और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे सहित एक वयस्क के व्यवहार, जहाँ पे हमने अभी बात किया था किशोरावस्था को लेकर, आप वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वयस्क के व्यवहार और भावनाओं को बचपन के अनुभवों में निहित होता है। जन्मजात हो सकता है, अंतर्निहित क्रियाएं, बाहरी पर्यावरण दोनों वयस्क के व्यक्तित्व के योगदान में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो कहीं कहीं जन्मजात भी देखने को मिलता है ये साइकोडायनेमिक, बाह्य वातावरण भी देखने को मिलता है और आंतरिक वातावरण भी देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब साइकोडायनेमिक के जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके कुछ टाइप बनते हैं, है ना, कुछ टाइप होते हैं। जैसे आप क्लाइंट से आप बातचीत करेंगे, उससे वार्तालाप करेंगे, संप्रेषण के माध्यम से भी आपको पता चलेगा कि उसके अंदर क्या समस्या है, आप ऑब्जर्व करके बताएंगे। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए एक संक्रमण, जैसे एक व्यक्ति अपनी भावनाओं और एक व्यक्ति की अपेक्षाओं को दूसरों पर पुनः निर्देशित करता है। आमतौर पर अनजाने में चिकित्सा में संक्रमण आम है और क्लाइंट यानी सेवार्थी अपने चिकित्सक की ओर भावनाओं को लागू करता है और उसकी ओर कार्य करता है जैसे कि एक दूसरे व्यक्ति थे। तो संक्रमण विभिन्न प्रकार के रिश्तों में भी हो सकता है और यह ज़रूरी नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को ही प्रदर्शित करे। जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी के संक्रमण की पहचान करता है और समझता है तो वे सेवार्थी के जीवन और उसकी स्थिति के एक हिस्से को बेहतर समझ प्राप्त कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जब आपको साइकोडायनेमिक ट्रीटमेंट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्लाइंट की पूरी डिटेल लेनी है और पूरी डिटेल जब आपके पास आ जाता है तो आपको पता चलता है कि इस क्लाइंट के अंदर समस्याएं क्या है ना। तो उसी अध्ययन के आधार पर ही आप तथ्य निकालेंगे, ठीक है, रीज़न क्या है, और उन्हीं तथ्यों के आधार पर आप उसका निदान या डायग्नोसिस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको बता दूं ये केस वर्क पर ही लागू होगा। ग्रुप वर्क में अगर आप काम कर रहे हैं तो अगर एक सेवार्थी के अंदर ऐसी समस्या आ रही है तो उस सेवार्थी की पूरे डिटेल लेना पड़ेगा। तो वह पार्ट कहीं ना कहीं बन जाता है व्यक्ति की अपनी भावनाओं से और व्यक्ति की अपेक्षाओं से, जहां आप उसका डिटेल ले रहे हैं, पूरी केस हिस्ट्री ले रहे हैं, आप केस हिस्ट्री ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद निःशुल्क संग, जैसे एक चिकित्सक एक क्लाइंट को अपने दिमाग में आने वाली सभी विचारों को लिखना और बोलने के लिए मोटिवेट करना या प्रोत्साहित करना, या शब्दों की असंगत धारा हो सकती है, या यादों और भावनाओं को यादृच्छिक रैंडम वर्गीकरण हो सकता है। मुक्त संघ का उद्देश्य है कि उन विषयों के बीच संबंध बनाना है जो किसी का ध्यान नहीं जा सकता है या मूल रूप से फ्रायड के द्वारा विकसित किया गया है। तो कभी कभी पेपर में अगर आप लोगों से पूछा जाए फ्री एसोसिएशन, तो एग्ज़ाम में आता है फ्री एसोसिएशन, तो फ्री एसोसिएशन की अगर स्थापना किया है तो वो सिगमंड फ्रायड ने किया है और उसका उद्देश्य क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उन विषयों के बीच संबंध बनाता है कि किसी का ध्यान नहीं जा सकता, मतलब उन विषयों की तरफ जहाँ उसकी समस्याएं हैं, है ना, जहाँ उसकी समस्याएं हैं। तब अगर जब समस्याएं या कारण हमें पता चल जाता है तो उन्हीं के आधार पे हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं या उनका डायग्नोसिस करते हैं।
ठीक है। तो आपको बताऊं यहाँ पे संक्रमण इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो फ्री एसोसिएशन है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछा भी आता है। एक ड्रीम एनालिसिस होता है। ड्रीम एनालिसिस की अगर हम बात करें, स्वप्न विश्लेषण कह सकते हैं आप, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं प्रतिरक्षा या रक्षा युक्तियों के रूप में भी जाना जाता है ना, या आप इसे रक्षा युक्ति के नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पेपर में आप लोगों को आता है, पूछा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्वप्न विश्लेषण। अब जब एक व्यक्ति वास्तविक जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह अपनी काल्पनिक दुनिया बना लेता है, इससे वह थोड़ा आराम पाता है। ऐसी कंडीशन पे इन्होंने स्वप्न विश्लेषण किया है, और ये इन्होंने बताया भी है कि ये किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। स्वप्न विश्लेषण सबसे ज़्यादा अगर कहीं मिलता है तो 12 से 18 की आयु में ज़्यादा मिलता है, 19 भी कह सकते हो, 20 भी कह सकते हो। तो फ्रायड ने किसी व्यक्ति के बेहोश होने के बारे में अधिक जानने के तरीके के रूप में स्वप्न का विश्लेषण करने की तकनीकी को विकसित किया, और आधुनिक साइकोडायनेमिक चिकित्सा में व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, गेस्टाल्ट थेरेपी यह विश्वास है कि स्वप्न या सपने संदेश हैं जो एक व्यक्ति खुद भेजता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि यह जब किशोरावस्था में अधिक देखने को मिलता है, जब कोई व्यक्ति की वास्तविक जीवन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वो काल्पनिक दुनिया बना लेता है। तो ऐसे कंडीशन पर आप थेरेपी दे सकते हैं, उसको आत्म बोध या स्वावलंबी बना सकते हैं, तब जब उसके साथ क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी दें, या सीबीटी जिसको आप कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, या आप गेस्टाल्ट थेरेपी। अच्छा, यही थेरेपी नहीं, मैं और भी थेरेपी के बारे में बात करूंगा आप लोगों से। कम मैं पीडीएफ एक बना रहा हूँ कल से ही, ठीक है, थेरेपी के बारे में। तो अभी जो है लगभग 40 पेज तक बन गया है, ठीक है। तो कल परसों तक बन जाएगा। तो मैं आपको क्लास जब प्रोवाइड कराऊंगा तो वहाँ पे सारी थेरेपी के बारे में बताऊंगा कि कार्य केंद्रित थेरेपी क्या होती है, व्यक्ति केंद्रित थेरेपी क्या होती है, कॉग्निटिव थेरेपी क्या होती है, गेस्टाल्ट थेरेपी क्या होती है, एनिमल थेरेपी क्या होती है, मैरिज थेरेपी क्या होती है। इन सारी थेरेपी के बारे में हम बात करेंगे वहाँ पर। तो आप ये केवल समझ लीजिए कि यहाँ पे जो स्वप्न विश्लेषण करता है शैवार्थी किशोरावस्था में, ठीक है, एक काल्पनिक दुनिया में जब रहता है तो उस व्यक्ति के लिए हम ऐसी थेरेपी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी अगर पेपर में पूछा जाता है, अगर पूछा भी जाए तो आप लोग नाम बताइएगा, सिगमंड फ्रायड का है ये, ठीक है। अब साइकोडायनेमिक सिद्धांत किसने शुरू किया? तो साइकोडायनेमिक सिद्धांत जो है सिगमंड फ्रायड ने शुरू किया था। साइकोडायनेमिक सिद्धांत मूल रूप से फ्रायड के द्वारा बनाए गए व्यक्तित्व का एक सिद्धांत था, या वर्षों में कई वर्षों में विकसित हुआ, या आप ये के लिए कई वर्षों बाद आया, और कई सिद्धांतकारों ने अपना इसमें एक अहम योगदान भी निभाया है। तो सिगमंड फ्रायड ने सन 1896 तक अपने स्वयं के सिस्टम की कुंजी पाई थी, और जिसका नामकरण मनोविश्लेषण था, और उन्होंने सम्मोहन को मुक्त संघ से बदल दिया था। मतलब आप ये कह लिए सम्मोहन भी एक थेरेपी है, ठीक है। सम्मोहन एक थेरेपी, ये इसके बारे में भी मैं आपको बात करूंगा, सम्मोहन थेरेपी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ आप नाम ध्यान रखिएगा, फ्री एसोसिएशन, सम्मोहन का नाम मत ध्यान रखिएगा, केवल मुक्त संघ का नाम याद रखिएगा कि ये सिगमंड फ्रायड का है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों को। सम्मोहन मैं आपको अलग से बताऊंगा। अब सिगमंड फ्रायड की अगर हम बात करें तो कुछ किताबें थी, है ना, जो काफ़ी फेमस रही हैं। मैंने अभी शुरुआत में भी आप लोगों को बताया था, एक किताब काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स करके आई थी सिगमंड फ्रायड की, ठीक है। वो किताब अगर हम बात करें तो आपका आएगा 1899 में। और पेपर में मैरी रिचमंड का भी एक वही वर्ष में एक किताब आई थी, फ्रेंडली विजिटर करके, भी आपको ये भी मालूम होगा। और द साइको पैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ की बात करूं तो ये भी किताब सिगमंड फ्रायड की है, सन 1901 में लाया गया था, ठीक है। और इंट्रोडक्शन टू अगर हम बात करें साइको एनालिसिस के बारे में तो यह सन 1917 में आई थी, ठीक है। और 1917 में मैरी रिचमंड की एक और किताब आई थी डायग्नोसिस की, ठीक है, सोशल डायग्नोसिस की भी, ठीक है, याद रखिएगा। सिविलाइजेशन इन इट्स अगर डिसकंटेंट की बात अगर हम करें तो ये 1930 में आई थी। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है ना तो ये आपकी एक आईएमपी है किताब, और एक आपकी ये आईएमपी किताब है, ठीक है, इंट्रोडक्शन साइको एनालिसिस को लेकर।
द ईगो एंड इड, ठीक है, एंड द इड, ये भी सिगमंड फ्राइड की है, सन 1923 में आई है। और बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल कर किताब एक आई थी, ये सन 1920 में आई थी, ठीक है। तो ये बियॉन्ड वाली किताब पूछी भी गई है पेपर में, यूजीसी की सोशल वर्क में। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, एक किताब ये इंपॉर्टेंट है, एक किताब ये और एक किताब ये। तो क्या मेरी आवाज़ आप लोगों के पास क्लियर जा रही है? एक बार स्पष्ट कर दीजिए आप लोग। Yes, sir. यस सर। तो ये सिगमंड फ्राइड के बारे में मैंने साइकोडायनेमिक। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या क्या बातें हैं मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखिएगा, साइकोडायनेमिक थ्योरी कब आई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको बात करूँ मैं आप लोगों से, तो साइकोडायनेमिक थ्योरी कब आप लोग बताएंगे, बताइए जरा। साइकोडायनेमिक थ्योरी जो है कब डेवलप की गई है, बताइए। साइकोडायनेमिक थ्योरी 1856। ओके, बताइए। और बताइए नीलम जी। सर नहीं पता। 19, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें सन 1890, आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा सभी लोग, सन 1890, ठीक है, और 1930 के बीच में। और आपको बता दूं बेसिकली ये 20वीं शताब्दी, ये 20वीं शताब्दी, आप ध्यान रखेंगे 20वीं शताब्दी, ठीक है। और वरना वर्ष अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी को जो वर्ष लगाने हैं यही वर्ष लगाइएगा, 1890 और 1930 के बीच के दशक में, है ना। और मम्मी सिगमंड फ्राइड का अगर एग्जैक्ट कभी इसका स्टार्टेड की बात होगी मैम, एग्जैक्ट इसमें, तो आप इनमें एक एग्जैक्ट वर्ष पूछिएगा, आप लोग बताइएगा 1874, 1874। सिगमंड फ्राइड 1874 में इन्होंने इसका स्टार्ट किया था, शुरू किया था, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और साइकोडायनामिक को स्टार्ट किया था सर। जी जी, साइकोडायनेमिक बिगन हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1874 में। और अगर 1874 नहीं होगा, 1874 नहीं रहेगा, तो 1890 और 1930 के बीच आप ये भी वर्ष याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट, इन्हीं के बीच में हुआ है इनका, ठीक है, इन्हीं के बीच में। बाकी ये तो एग्जैक्ट है, ये है, ये एग्जैक्ट है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये पहली बात थी। दूसरी बात, इसमें इन्होंने दो चीज़ें बताया कि व्यक्ति को जो संवेगात्मक चीज़ें हैं, जो मानसिक समस्याएं हैं, उसमें ये बेसिकली क्या करता है, उसको स्वतंत्र बनाने का प्रयास करता है। सिगमंड फ्राइड ने ये कहा है, ठीक है। तो ये केस वर्क पे लागू होता है, ना कि ग्रुप वर्क पे लागू होता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सिगमंड फ्राइड की ये किस पे लागू होता है, केस वर्क पे लागू होता है, ना कि ग्रुप वर्क पे लागू होता है। ये आपको दूसरी बात याद रखनी है। इसमें करने का जो तरीका इन्होंने बताया था जी। सर आप ये जो मुक्त की बात कर रहे हैं, फ्री हाँ। एसोसिएशन की बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी, नहीं, हाँ, फ्री इसमें मैं एसोसिएशन वो केवल केस वर्क है? नहीं, आपको बता रहा हूँ, ये तो टेक्निक उपयोग करता है ना, उसमें यूज करता है, उसमें फ्री एसोसिएशन यूज करेगा, आपका ड्रीम्स यूज करेगा, है ना, डे ड्रीमिंग भी आता है, स्वप्न भी आता है ना, केस वर्क में सर? केस वर्क में ही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये टेक्निक है, ये तरीका है कि हम इसको यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं कि कोई एग्जैक्ट चीज़ है जो हम ग्रुप में भी लागू करें, कम्युनिटी में भी लागू करें, ऐसा नहीं। आप बेसिकली चाहे फ्री एसोसिएशन की बात हो या फ्री ड्रीम्स की बात हो, उसको हम लागू करेंगे डायनेमिक में ही। अब पेपर में ये आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, आपसे पेपर में ये पूछा, आप जब यूज करेंगे ना, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि भाई लोग जब उनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो पाती हैं तो वो क्या करते हैं, काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, है ना, ये समझने वाली बात है। तो ये यहाँ से पकड़ा जाता है, यहाँ से हमें एक कारण मिलता है, एक फैक्ट मिल जाता है, ठीक है। इससे हम कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आप बात करें हम लोग, प्रतिगमन क्या होता है, इसकी रक्षा युक्तियाँ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे की ओर लौटना, मतलब कम परिपक्व होना, है ना। अगर एक सेवार्थी की तरह या एक बालक की तरह व्यवहार कर रहा है कोई, तो वह प्रतिगमन को प्रदर्शित करता है। जब व्यक्ति परेशानी या तनाव या पूर्ण अनुभव से गुजरता है, कम परिपक्व व्यवहार हो जाता है, तो वहाँ पे चिंता को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिगमन जैसी चीज़ों को लागू कर देते हैं, है ना। तो ये बेसिकली ये समस्या है एक प्रकार की, किसी के कंधे पर सिर रख कर रोना, है ना, नाखून काटना दांत से,
ये भी एक प्रकार की समस्या है। प्रक्षेपण भी कह सकते हो आप, प्रक्षेपण भी अपनी कमियों और कमजोरियों को दूसरों पर आरोपित करता है। जो है प्रक्षेपण, है ना। व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति अपनी भावनाओं को किसी वस्तु विशेष से हटकर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंधित कर लेता है ना। तो ये होता है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि आपको गुस्सा था किसी के ऊपर और गुस्सा आकर आप किसी के ऊपर और निकाल रहे हैं आप, है ना। तो ये चीज़ें एक प्रकार से कहीं ना कहीं इस टाइप की समस्याएं मिलती हैं, तो वो रक्षा युक्ति बताता है ये चीज़। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे साइकोडायनेमिक में शामिल की जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होगी। वहीं अगर हम बात करें व्यक्तित्व की संरचनाओं के बारे में, अब व्यक्तित्व की जो संरचनाएं हैं, है ना, व्यक्तित्व की जो संरचनाएं हैं वो दो टाइप की हैं। एक अगर हम बात करें व्यक्तित्व की संरचनाएं, वो सिगमंड फ्रायड की हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, इनको एक किताब और भी आएगी, ड्रीम साइकोलॉजी करके भी है ना। जो साइको एनालिसिस और बिगिनिंग की बात हो रही है या बिगिनर्स की बात हो रही है, तो 1920 की है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ तो सिगमंड फ्रायड में एक व्यक्तित्व की जो संरचनाएं हैं वो दो मॉडल पर हैं। कौन कौन से दो मॉडल हैं? एक मॉडल इनका है आकारात्मक, और जो दूसरा मॉडल है अगर हम बात करें वो है आपका गत्यात्मक। इसी गत्यात्मक को बोला जाता है संरचनात्मक भी, इन्हीं को बोला जाता है। अब ये जो आकारात्मक है ना, इसमें आपका आता है कॉन्शियस, जिसको आप बोलते हो चेतन मन आता है। इसमें चेतन, आप जानते हैं चेतन मन क्या होता है, जहाँ पे समस्त अनुभव हो, इच्छाएं हैं, प्रेरणाएं हैं, संवेदनाएं आती हैं, जो वर्तमान समय से होता है, जिसमें व्यक्तित्व जागृत अवस्था में होता है, केवल वर्तमान से संबंधित अगर रहता है तो वो आपका चेतन मन है। और यह केवल आपको बताऊं अगर मैं तो 10% ही काम करता है, 10% ही काम करता है। यानी वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो 1/10 भाग इसका काम करता है, बाकी काम नहीं करता। कौन सा? ये चेतन मन। दूसरी अगर हम बात करें, इसी का पार्ट है, इसी में आता है अर्धचेतन। आप इसके बारे में भी जानते होंगे। यह चेतन प्लस अचेतन, समझने की कोशिश करिएगा, चेतन प्लस अचेतन के मध्य की स्थिति पाई जाती है। मतलब व्यक्ति जो होता है पूरी तरह से ना जागृत होता है, अर्थात चेतन होता है, ना तो वो चेतन अवस्था में होगा और ना पूरी तरह से वो अचेतन अवस्था में होगा। इसमें इच्छाएं, भावनाएं, अनुभूतियां वगैरह आती हैं, परंतु प्रयास करने पर चेतन स्तर पर आ जाती है जब आप प्रयास करते हैं। इसे सुलभ स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। अगर किसी को सुलभ स्मृति कहा जाता है तो अर्धचेतन को कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सुलभ स्मृति के नाम से जाना जाता है इसी को, ठीक है। और कोई व्यक्ति चश्मा लगाकर, ठीक है, या कहीं कोई व्यक्ति अगर हम बात करें की रख कर भूल जाता है, सोचने के बाद याद आता है उसे कि मैंने की वहाँ पे रखी है, या फ़ोन रख कर कहीं भूल जाता तो उसको सोचता है तो कि भाई मैंने फ़ोन वहाँ पे रखा है ना। अचानक भूल जाना और प्रयत्न के द्वारा याद आ जाना, वह अर्धचेतन का ही पार्ट माना जाता है इसको, है ना? उसके बाद एक आपका आता है अनकॉन्शियस, जिसको हम लोग बोलते हैं अचेतन। अचेतन चेतन का विपरीत है। किसकी? इस अवस्था का विपरीत है ये अचेतन। जो चेतना से परे हो वह अचेतना है। इसमें अधिक महत्वपूर्ण यह माना जाता है कि सभी दमित इच्छा, कम शक्ति का भंडार होता है। इसमें मनोरोगों का सामना करना पड़ता है अचेतन में, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपने देखा, ये आकारात्मक एक मॉडल है सिगमंड फ्रायड का। अब पेपर में आपको बता दूं कहीं मिलता नहीं है ये सारा कि आकारात्मक, गत्यात्मक, संरचनात्मक, ये कौन कौन से मॉडल है। ये दो मॉडल इसके हैं। अब जो गत्यात्मक में है उसमें आपका एक ईद है, आपको मैं पढ़ा रखा है, जो जैविक तत्व है, यह जन्मजात होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भैया सुख प्राप्त करना है ईद का, है ना। ईद में अचेतन होता है ना। ये वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखेगा और ये बेसिकली पशुवत बिहेवियर करता है। मनुष्य के अंदर इसमें कोई नियंत्रण नहीं होता है ना। तो काम प्रवृत्ति का अगर भंडार अगर कभी पूछता है पेपर वगैरह में, काम प्रवृत्तियों का भंडार, तो आप लोग बताइएगा ईद को ही।
और एक होता है ईगो। ये वास्तविकता से होता है, ये बाल्यावस्था में पाया जाता है ना? और शैशवा काल में ज़्यादा पाया जाता है ये ईद, शैशवा काल में ये पाया जाता है, इन्फेंसी में। और बाल्यावस्था में अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है ईगो। तो यहाँ उचित अनुचित का समायोजन होता है, ईद की इच्छाओं को नियंत्रित करने वाला होता है। यहाँ पे सोचने का तरीका परिस्थितियों की तरह विकसित होता है, व्यक्तित्व का निर्णय लेने वाला पहलू है ना। अब इसमें आंशिक रूप से अगर मैं बात करूं तो आंशिक रूप से जैसे आपका चेतन पाया जाएगा, आंशिक रूप से अर्धचेतन पाया जाएगा, आंशिक रूप से अचेतन पाया जाएगा। तो अहम के द्वारा मन के जो तीनों स्तर होते हैं, उन तीनों स्तरों के ही जो निर्णय लिया जाता है वो ईगो के द्वारा ही। तो ये आपको ईगो होता है, एक सुपर ईगो होता है। ये आदर्शवादी हो, ये नैतिक है, ये किशोरावस्था में पाया जाता है, ये किशोरावस्था में पाया जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्टिव है तो ईद एंड ईगो दोनों पर नियंत्रण करने की भूमिका सुपर ईगो में होती है। और चेतन मन सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव होता है, चेतन मन। इसीलिए इसको कहा गया कि आदर्शवादी सिद्धांत भी नैतिकता पर आधारित है। ये क्या गलत है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है ना, ये सारी चीज़ें जो होती है सुपर ईगो में विकसित होती है। तो ये दो चीज़ें थी सिगमंड फ्रायड की, दो मॉडल्स थे, जहाँ पर आपने एक आकारात्मकता में देखा और एक गत्यात्मक या संरचनात्मक की गतिविधियों में आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब सिगमंड फ्रायड ने 5 अवस्था भी बताई हैं। आप जानते हैं 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं सिगमंड फ्रायड की मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में? मालूम है किसी को? जी देखिए, 5 अवस्थाएं होती हैं सिगमंड फ्रायड की। अब पेपर में जब कभी पूछा जाए आप लोगों से 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो उसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर में एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जा चुका, क्रम भी आता है उसके। अभी आपका सिगमंड फ्रायड की ये जो सिद्धांत चल रहा है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। कल मैंने आपको 3 पढ़ाए थे, 3 बता चुका हूँ, 3 रह गए हैं, चौथा आपका चल रहा है इस समय, है ना, जो पेपर में पूछा जाता है। इसलिए आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। यहाँ से पेपर में 110% है कि क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे आप लोगों से। इसमें है नहीं कि ऐसा प्रश्न हर बार पूछा जाता है पेपर में, चाहे सोशल वर्क में बात करें यूजीसी की, चाहे मेडिकल सोशल वर्क की बात करूँ मैं। जी सर, गुड्डावस्था, लैंगिक अवस्था, ये वाली अवस्था है। हाँ, ये सिगमंड फ्रायड की जो हैं 5 अवस्थाएं हैं। जैसे अभी आप लोगों ने बताया एक होता है मुखावस्था, पहला, जिसको आप लोग ओरल स्टेज कहते हैं। दूसरा जो होता है वो गुदा अवस्था होती है, जिसको आप लोग एनल स्टेज बोलते हैं। तीसरा एक होता है लिंग प्रधान अवस्था, जिसको लैंगिक भी बोला जाता है, लैंगिक अवस्था भी बोला जाता है। और ये होता है फैलिक स्टेज। और एक होता है आपका अव्यक्ता अवस्था, जिसको आप लोग बोलते हैं अव्यक्ता। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी स्टेज होता है। और एक होता है जनेंद्रिया अवस्था होता है। कौन सी अवस्था होती है? जनेंद्रिया अवस्था होती है। ठीक है, और इस अवस्था को इंग्लिश में कहा जाता है जेनिटल स्टेज बोला जाता है, जेनिटल स्टेज बोला जाता है। इसकी अगर हम आयु की बात करें तो जन्म से लेकर 1 वर्ष होता है। अगर हम इसकी बात करें तो 1 से लेकर 2 वर्ष होता है। और ये 2 से लेकर 5 वर्ष होता है। ये 6 से लेकर 12 वर्ष होता है। ये आपका 12 से प्लस होता है, या 12 से 15 मिल जाएगा कहीं पर, या 18 भी कहीं आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये अवस्थाएं होती हैं। 12 से अचल चलती है सर, लास्ट वाली। हाँ, आप अनंत भी कह सकते हो। आपको कहीं कहीं आपको अवस्थाएं रोकने की जब बात करेगा, पेपर में आता है ना, तो आप 15 भी लगा सकते हो अगर ऑप्शन में रहेगा, 18 भी अगर है तो भी ऑप्शन लगा। देखिए 3 ऑप्शन टाइप के बनाए जा सकते हैं लास्ट अवस्थाओं को लेकर। एक तो ऑप्शन में बनेगा 12 से 15, एक बनेगा 12 से 18, और एक बनेगा 12 से लेकर
अनंत तक, या आप प्लस कर लीजिए, है ना, मैंने देखो प्लस भी लगाया था, या आप प्लस कर लीजिए। तो अगर 12 से 15 है तो इसको लगाइए, तब ये दोनों नहीं होंगे। यदि 12 15 नहीं है, 12 18 है, तो इसको लगाइए, फिर ये दोनों नहीं होंगे। और यदि ये दोनों ऊपर के है ही नहीं, तो 12 से अनंत काल अगर होगा तो आप इसको लगा के चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं है तो आप इन्हीं दोनों का चुनाव करेंगे। ऑप्शन में ऐसे भी मिलते हैं हमें। अब एक एक के बारे में थोड़ा सा समझिए, एक एक लाइन में बस। ये मुखावस्था क्या है? ये इस अवस्था में बेसिकली कामुकता का क्षेत्र है। ये अगर बात आपसे किया जाए तो कामुकता का ये क्षेत्र है। ये बच्चा मुख से की जाने वाली जो सभी क्रियाएं हैं, जैसे चूसना हो गया, काटना हो गया, इन्हीं के द्वारा वो सुख प्राप्त करता है ना। वो क्या करता है? सुख प्राप्त करता है। इसलिए इसमें इसको ओरल स्टेज का नाम दिया गया। और मुखवर्ती उत्तेजनाएं प्राप्त होती हैं इसमें। और इसी के कारण वयस्कता अवस्था में 2 तरह का व्यक्तित्व विकसित होता है। पता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए कि मुखवर्ती उत्तेजना प्राप्त होती है इसमें, कामुकता में। और इसी के कारण वयस्क अवस्था में जब वो जाता है तो किसमें? वयस्क में। वयस्क अवस्था में जब जाता है वो, तो आप ध्यान रखिएगा 2 तरह का व्यक्तित्व होगा। 2 तरह का व्यक्तित्व होता है, 2 तरह का व्यक्तित्व वयस्क अवस्था में। रीज़न यहीं से निकलता है। अब ये कौन कौन सा है आप समझने का प्रयास करिएगा। एक को हम लोग बोलते हैं, ध्यान समझिएगा, ओरल पैसिव पर्सनालिटी। ओरल पैसिव पर्सनालिटी, इसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है मुखवर्तीय निष्क्रिय व्यक्तित्व, है ना। एक मिनट, आवाज़ क्लियर है मेरी? हाँ, हेलो, ओके 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 ओके, वेट।